कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूँ जतरू। मैं रमणी भाजी आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार जोहार। तो कैसे हैं जतरू भाई? बस ठीक है भौजी, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। तो चलिए हम जो है वक्त को ना गवाएं और अपने किसान भाइयों को हम सबसे पहले दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान अब फल और सब्जी फसलों का भी करा सकेंगे बीमा। पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक हुई रबी फसलों की बुआई के रकबे में है कमी। गर्मा मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण प्रफुल्य। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अब फसल बीमा योजना में फल और सब्जी फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे झारखंड के किसान अपनी सब्जी और फलदार फसलों का भी बीमा करवा सकते हैं। पहले चरण में फूल गोभी, मिर्च, आलू, टमाटर और मटर को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में प्याज, पत्ता गोभी, बैंगन, अदरक और हल्दी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आम, लीची और अमरूद को भी शामिल किया जाएगा। पिछले साल के वनस्पत इस साल कम बारिश के कारण अब तक हुई रबी फसलों की बुआई के रकबे में कमी देखी जा रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी फसलों की खेती 4% पिछड़ी हुई है। पिछले साल अब तक 87.27 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई थी, जबकि इस साल 83.95 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। राज्य के जो किसान लत्तेदार सेम की खेती करना चाहते हैं, वे लत्तर को चढ़ाने के लिए झांक बनाएं या सहारा देने की अन्य व्यवस्था करें। साथ ही झाड़ीदार सेम और लत्तेदार सेम की उन्नत खेती के लिए अनुशंसित मात्रा में बीज बोएं तथा कतार और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। जो किसान झाड़ीदार सेम लगाने जा रहे हैं, वे बुआई में 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 2 फीट और पौधों के बीच 1 फीट की दूरी रखें, जबकि लत्तेदार सेम की बुआई में 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। कतारों के बीच 1 मीटर और पौधों के बीच 75 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान भाई जो लोग उन्नत तरीका से सेम की खेती करना चाहते हैं, जो लतरदार किस्म के लिए जो लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर देना चाहिए, क्योंकि हमको जब लतर बढ़ते हैं उसको सहारा देना है, बांस का सहारा से या सीमेंट का खुट्टी या आयरन पोल या उससे जो सहारा देना चाहता है उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखता है लतरदार किस्म के लिए, और पौधा से पौधा की दूरी 75 सेंटीमीटर रखता है। और वही झाड़ीदार किस्म के लिए हम पौधा से पौधा 1 फीट और लाइन से लाइन 2 फीट रखते हैं। और बीज दर जो लतरदार किस्म के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हैं। राज्य के किसान गर्मा मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गर्मा मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, अगर आप गर्मा फसल में हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे केंद्र अनुसंधान केंद्र पलांडू से एक स्वर्ण प्रफुल्लिया करके किस्म विकसित किया गया है, उसका खेती कर सकते हैं। उसके अलावा काशी अनमोल 2 के 2 करके है, उसका भी बीज उपलब्ध है। उसके अलावा जो किसान भाई अगर आप जो पहले से खेती कर रहे हैं और गर्मा में अच्छा होता है तो आप उस किस्म को भी लगा। जो किसान धान फसल की कटाई करने जा रहे हैं, वो इस काम के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंसिए की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत तथा 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम जानेंगे मिर्च के बीजोपचार के लिए किन दवाइयों का उपयोग करें। समेकित कीट प्रबंधन के तहत आज किसान भाइयों को बताएंगे मिर्च फसल का बीजोपचार। विधि बिल्कुल आसान है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसमें 1 किलो मिर्च के बीज को 2 मिनट तक डुबाकर रखें। उसके बाद उसकी बुआई करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सी जानकारियां ली। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। मगर किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम लौटेंगे एक छोटे से विराम के बाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। तो भौजी, क्या जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारी जानकारियां हैं। अच्छा जतरू भाई, आप हमें बताइए कि आपकी शादी हो गई? मेरी शादी नहीं, क्यों? और इस विषय से जानकारी और शादी से जी हाँ, बिल्कुल इससे नाता है, क्योंकि आज हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि रंगीन लाह की खेती कैसे करते हैं, इसकी क्या तकनीक है और इससे क्या लाभ उठाएंगे, क्योंकि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हमारी जो है ये ग्रामीण महिलाएं करती हैं। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, जो आपको इसके बारे में विशेष तरीके से आपको जानकारी देंगे। और इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों मोनो बुदुल्ला जी। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं उन्हीं के पास। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे रंगनी लाह की खेती की तकनीक एवं उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रंगनी लाह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं। खासकर रंगीनी लाह जो है वो 2 तरह की उसकी प्रजाति होती है जी। एक होती है बैसाखी और दूसरी होती है कतकी। तो बैसाखी को हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं और कतकी को हम लोग रेनी सीजन कहते हैं। तो ये दोनों जो फसल रंगीनी की है, ये उसके कटाई के समय मीन हार्वेस्टिंग के टाइम के अनुसार उसका नामकरण किया गया है। तो मेजर जो लाह की खेती जो मुख्य पैदावार जो होती है वो बैसाखी क्रॉप से होती है, जो 8 महीने की क्रॉप होती है। दूसरी क्रॉप जो होती है वो कतकी क्रॉप होती है, जिसको रेनी सीजन क्रॉप कहते हैं, वो 4 महीने की क्रॉप होती है। तो कुल मिला के रंगीनी की 2 फसलें साल में ली जाती हैं, एक बैसाखी, दूसरी कतकी। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि खेती करने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो मुख्य प्रकार से कौन से पेड़ों का चुनाव करेंगे ये रंगनी लाह की खेती के लिए? रंगीनी लाह की खेती मुख्य रूप से पलाश की पेड़ पे की जाती है और बेर की पेड़ पे की जाती है। तो झारखंड में पलाश की पेड़ की प्रचुर मात्राएं हैं, तो किसान भाई उस पे लाह की खेती करके एक आमदनी का उनका एक स्रोत बन सकता है। और लाह की खेती में मुख्यतः 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक बीहन लाख, जिसको हम लोग सीड कहते हैं, ब्रूड लैक, वो अच्छी क्वालिटी की अगर ब्रूड लैक है और किसान भाई एक औसत पलाश के पेड़ पे 2 से 3 किलो ब्रूड लैक बीहन लाख बांधकर उसमें कम से कम 8 से 10 किलो उसकी पैदावार ले सकते हैं। तो कुल मिला के किसान भाई 1 किलो अगर ब्रूड लैक बांधते हैं तो उनको 3 से 4
किलो का पैदावार मिलता है। तो लगाने के तरीके, खेती करने के तरीके हमारे किसान भाई को आप बताएं। तो किसान भाई जो लाह की खेती करते हैं आमतौर पे वो फरवरी और मार्च में उस पेड़ की पतली पतली टहनियों को, जो टहनी 2.5 सेंटीमीटर से कम की मोटाई की होती है, उसको किसान भाई काट लेते हैं, प्रून कर लेते हैं मार्च के महीने में, और वहाँ से नई टहनियाँ जो निकलती हैं वो जुलाई में लाह बांधने के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें एक है कि पेड़ में अच्छी टहनी, मुलायम रसदार टहनी होनी चाहिए जिसपे ब्रूड लैग का संचारण किया जा सके, और उससे जो कीड़े निकले तो वो जाके मुलायम मुलायम टहनिया पे बैठें और वहाँ से अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा करें। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो जीवन चक्र है, जो कीड़े मकोड़े के जो लाह को उत्पन्न करते हैं, तो ये कितने दिनों में लाह तैयार हो जाती हैं? अभी आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 तरह की फसलें ली जाती हैं, एक बैसाखी और एक कतकी। तो बैसाखी के लिए हम क्या करते हैं कि अक्टूबर में बिहन लाह का संचारण करते हैं, मीन्स ब्रूड लैग को पेड़ पे बांधते हैं, मोटे मोटे जहाँ तहाँ टहनियों पे बांधते हैं, और वहाँ से कीड़े निकल के वहाँ बैठते हैं, और वो अक्टूबर के कीड़े जिसको बांधते हैं वो जाके अगले साल जून जुलाई में 8 महीने पूरे करने के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं, उस समय उसको काटा जा सकता है। उसी तरह रंगीनी लाह में एक जो दूसरी फसल होती है कतकी क्रॉप, उसको जुलाई में बांधते हैं और उसको अक्टूबर में उस फसल को काटते हैं। तो कुल मिला के एक 8 महीने की क्रॉप जो हो गई बैसाखी हो गई, दूसरी 4 महीने की कतकी क्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, ये जो कीड़े जो लाह जो उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारे किसान भाई के लिए ये एक तरह से मित्र कीट हुए, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मित्र कीट के साथ साथ कुछ दुश्मन कीट भी आते हैं उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए। तो उन सब कीटों को हमारे किसान भाई अपने लाह की खेती करते वक्त कैसे बचाएं? तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि जब बिहन लाह को हम पेड़ पे बांधते हैं तो एक नाइलॉन मेश 60 मेश साइज का होता है। तो किसान भाई क्या करें कि अगर जितना मुमकिन हो सके, पॉसिबल है उनके साथ, तो वो बिहन लाह को उस जाली में डाल के ही पेड़ पे बांधें। उससे क्या होगा कि जो उसके शत्रु कीट है वो अंदर ही जाली के अंदर फंसे रह जाएंगे और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर, माने नुकसान होने से पहले उसका रोकथाम। अगर किसी कारणवश अगर उनके फसल पे शत्रु कीट लगे हुए हैं तो उसके लिए कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिसका टाइम टू टाइम उनको स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाई को ये ख्याल करना चाहिए कि कीटनाशक की छिड़काव उस वक्त बिल्कुल न करें जब मेल लैग इंसेक्ट का इमरजेंस होता हो, जो मेल कीड़ा जब निकलता हो तो उस समय उस पर कीटनाशक का छिड़काव न करें, वरना क्या होगा कि कीटनाशक के कांटेक्ट में मेल कीट आने के बाद वो मर जाएंगे और फीमेल से वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, जिससे हमारी लाह की उत्पादकता काफ़ी कम हो जाएगी। लाह की खेती को उत्पादन में जो हमारे किसान भाई की जो लागत होगी, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो लाह की खेती के लिए कितनी लागत होनी चाहिए और उससे होने वाले कितने मुनाफे हो सकते हैं? लाह की फसल जो है एक बहुत ही सरल विधि है। किसान भाई पूरे लाह के एक फसल सीजन में अगर 3 से 4 बार अपने फील्ड में विजिट करें और उस समय उपयुक्त उसका संरक्षण का उपयुक्त तरीका अपनाएं तो लाह की खेती में उनको 3 से 4 गुने की बड़ी आराम से रंगीनी लाह में उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर किसान भाई 1 रुपया लगाते हैं तो उनकी सारी लागत लेते हुए लेबर कॉस्ट, ब्रूड लैग का कॉस्ट, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का कॉस्ट, उसके स्प्रेइंग का कॉस्ट, ये सब डालने के बाद कम से कम उनको 3 से 4 गुने का फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने बहुत दूर सुदूर गांव में रहते हैं, तो क्या लाह की खेती करने के लिए उनको सरकार की तरफ से कोई प्रशिक्षण देने के लिए हमारे सरकार की तरफ से कोई मुहिम चलाई जा रही है? हमारे इंस्टीट्यूट जो भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोवन संस्थान जो है, वहाँ पे सालों साल अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। कुछ 1 डे ट्रेनिंग है, कुछ 2 दिन की ट्रेनिंग है, कुछ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है। तो प्रशिक्षण हमारे इंस्टीट्यूट का एक मुख्य मैंडेट है और इस प्रशिक्षण से बहुत सारे किसान भाई आके प्रशिक्षण लेते हैं और उसको जाके वो अपनाते हैं। तो गांव में वो एक दूसरे किसान जो बिना प्रशिक्षित हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनते हैं और किसान भाई आजकल प्रशिक्षित होकर लाह की वैज्ञानिक विधि को अपना के एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आप प्राप्त करके अपने लाह की खेती में इस्तेमाल करके
खूब मुनाफे कमाएंगे और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई के इतनी अच्छी जानकारी दी लाह की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वाह, ये मोनू बुदुला जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी भौजी। इसे तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है जतरू भाई? बताते हैं, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी जरूर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो जतरू भाई, आज के इस अंक में और अभी आप हमारे किसान भाई को कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं? जानकारी तो दे रहे भौजी, और हमारे किसान भाई भी जानते हैं वो जानकारी को। ऐसी बात है क्या? पहले से ही जानते हैं? क्या बात है? केचुआ खाद से हमें क्या लाभ है, इसके बारे में हमारे झा सर बता रहे हैं, VK झा, कि हम इसको कैसे बनाएंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे झा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने जतरू भाई कि जो केचुआ खाद होता है उसको जो है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, और केचुआ खाद जो होता है किसान भाई हमारी फसलों को, हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, और उनसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो उगते हैं और जो है उससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। हम आज मौजूद हैं ICR के प्रांगण में और बात करेंगे केचुआ खाद के बारे में। इसके साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर BK झा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बता दें, केचुआ खाद होती क्या है? किसान भाइयों, जैसे चर्चा हो रही है केचुआ खाद की, केचुआ खाद एक हमारी कंपोस्टिंग की ऐसी विधि होती है जिसमें कि हम केचुआ के द्वारा हम खाद तैयार करते हैं, जिसको हम केचुआ खाद कहते हैं। खास करके ये केचुआ खाद की जो हमारी बनती है, ये हमारे जो एक स्पीशीज, एक अर्थवर्म की स्पीशीज होती है जिसको एसिनिया फोएटिडा कहते हैं। तो इसका हमारी जो भी हमारे फार्म प्रक्षेत्र में जितनी भी हमारे अवशेष आती, चाहे फसल अवशेष हो या हमारे अन्य सब्जियों फलों की अवशेष हो, तो इनसे इसमें हम केचुआ खाद को छोड़ते हैं और उससे केचुआ खाद इसको खाती है, और केचुआ खाद उसको फिर कास्टिंग एक्सक्रीटा निकालती है, और वो हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसमें केचुआ खाद भी हमारे लिए उपयुक्त होता है, और खाद में जो उसमें जो उसके लिक्विड पात आते हैं, पेय आते हैं, उसके वो जलीय, वो वर्मी कास्ट भी कहलाता है, और वर्मी वॉश भी जो होता है, ये दोनों हमारे काम का होता है। तो ये हमारे खासकर खेती के लिए अभी के समय में हमारी, और इससे सबसे बड़ी फ़ायदे ये होते हैं कि जो हमारे यह वर्मी कंपोस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। अगर हम चर्चा करें तो नाइट्रोजन हमारा इसमें करीब 1.5 से 2.5% होती है, और हमारी जो फास्फोरस होती है 2.25 से 2.25% होती है, और जो पोटाश होती है वो 1 से 2% होती है। नमी इसमें 75 से 80% होती है। विस्तार से बता दें कि ये केचुआ खाद बनाने की विधि क्या होती है? किसान भाइयों, जैसे खास करके आपने ये सुना, निश्चित तौर पे आप में जिज्ञासा जग रही होगी, हम ये केचुआ खाद जो हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, तो इसकी बनाने की विधि क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको यह जैसे हम एक जीव होते हैं, वैसे ही हमारा एक जो अर्थवर्म होता है केचुआ, ये भी एक जीव होता है। इसके लिए भी हमें, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे इन्हें भी सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई इसमें क्या करते हैं, 2 तरह की विधि होती है। खास करके जैसे कि आप एक या तो सीमेंटेड स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं 1 मीटर चौड़ा, और फिर आपका 4 मीटर 3 मीटर आपकी आवश्यकता अनुसार, या इसमें आजकल एक प्लास्टिक की पॉली बैग भी आती है जो कि आपकी 1 मीटर चौड़ी होती है, 2 से 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो इसमें इसकी बनाने की बहुत सरल विधि होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसमें खास करके आप यह करें, सुनिश्चित करें कि इसमें आपके फार्म प्रक्षेत्र से या आपके खेतों से जो भी खरपतवार आते हैं, तो इनको आप इकट्ठा करें। और इसमें सबसे देखने की बात ये होती है कि ऐसी पदार्थ हैं जो कि सॉफ्ट हो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें नमी जो है करीब 70 से 75% होनी चाहिए। तो जैसे आपकी सब्जियां के अवशेष हैं, फलों के अवशेष हैं, या हम जो भी प्रोड्यूस, जो हमारी घासें निकलती हैं, या चाहे जो फल का अवशेष होता है,
पुआल जैसे होती हैं, तो इन सबों को आप क्या करें कि 20 से 25 दिन के लिए आप किसी एक, जैसे मैंने बताया, ये तो आपका फाइनल कंपोस्ट पिट है जिसमें कि आप इसको वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे। और इसमें क्या होता है कि आप अलग से इसको 20-22 दिनों के लिए आप इसको बिछा दें और नीचे प्लास्टिक रख दें, और उसके ऊपर जो है आप गोबर की और पानी की लेप जो है उसको आप छिड़कते रहें, ताकि उसमें, और एक जूट बैग से इसको ढक दें। करीब 20 से 22 दिन के बाद ये करीब सेमी डिकम्पोज स्थिति में आ जाती है, और तब इसको आप ले करके आप जो आपकी वर्मी कंपोस्ट बेड है या आपने पिट बनाया है तो इसमें इसको डालें। आपके पास गोबर उपलब्ध होता है, वो केचुआ कहाँ से करे जिनसे वो केचुआ खाद बना सके? किसान भाइयों, जैसे कि केचुआ का जैसे मैंने अभी चर्चा किया, तो उसमें डालने के लिए आपका जैसे प्रति वर्ग मीटर 1000 से 2000 की संख्या केचुआ की आवश्यकता पड़ती है प्रति वर्ग मीटर। तो निश्चित तौर पे ये केचुआ खाद जैसे कि आप हमारे प्लांडू केंद्र से भी आप ले सकते हैं किसान भाइयों, या रामकृष्ण मिशन से भी, कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप ले सकते हैं, या हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत सी ऐसी गैर सरकारी संस्था भी है जहाँ इन केचुआ खाद का उत्पादन करते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो लेकिन इसमें यह सुनिश्चित करें कि इसमें जो स्पीशीज़ होती है एसिना फोएटिडा, आप उसको लें, क्योंकि यह जो होती है, जैसे ये अपनी जो होती है, ये करीब अपने शरीर के वजन का 75% भोजन जो है वो ग्रहण करती है, और यह करीब जो तैयारी, जैसे मैंने कहा कि आप इसको 20 से 22 दिन सेमी डिकम्पोज करके तब इसको आप डालें, और साथ में आप केचुआ को भी इसमें छोड़ दें। और चूँकि केचुआ के जो तापमान होती है इस पर अच्छा काम करता है, करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निश्चित तौर पे यह इस पे आप क्या है, नमी का छिड़काव आप फुहारे की विधि से या स्प्रिंकलर विधि से आप करते रहें, ताकि इसमें केचुआ खाद आने के बाद यह क्या होता है कि ये उस पर केचुआ उसके अवशेष को खाना शुरू कर देता है। तो इसमें किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ सही करना चाहूँगा कि बहुत किसानों के मन में ये बात होती है कि जो हम केचुआ खाद उत्पादन कर रहे हैं वो सिर्फ गोबर के खाद से, तो सिर्फ गोबर से हमें नहीं करना है। ये सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट की एक आपको यहाँ पे जानकारी रखनी होगी कि हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट में हमारे पुआल जितने हैं, जितने हमारे घास वगैरह हैं, जितने हमारे फलों की अवशेष आपके घर में बचते हैं, या जो आप सब्जियां खाते हैं तो उसकी जैसे पत्तियां बचती हैं, डंठलें बचती हैं, तो इन सबों का आप इस वर्मी कंपोस्ट में आप उत्पादन करें। और यह क्या होती है, करीब 3 से 4 महीने में आपकी जो केचुआ हमारी होती है ये पूरे अवशेष को खाती रहती है और एक्स्ट्रा निकालती रहती है। और जब हमारा ये करीब 90 से 120 दिन जब हमारा तैयार हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आप उसमें यह भी कर सकते हैं कि आप ये पूरे कंपोस्टिंग को एक जगह कर लें उसी पिट में, और दूसरी जो आपकी अवशेष तैयार हो, जिसका आपने डिकम्पोज करके इसको डाला, उसको अलग डालें। यह इसमें ऐसा भी पाया गया है कि चूंकि इसमें जब उसका भोजन खत्म होने लगता है तो केचुआ क्या करती है, ये बगल के जहाँ इसको भोजन मिल रहा है वहाँ ये शिफ्ट कर जाती है। तो यह भी एक तरीका है, स्वतः केचुआ नए भोजन के पास चली गई, नहीं तो फिर इसको आप निकालना पड़ता है, इसको फिर थोड़ी सुखानी पड़ती है, फिर इसको चालने से इसको चाला जाता है, इसकी नमी को मेंटेन की जाती है, तब इसमें से सीविंग करने के बाद तब हम वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं। और यह वर्मी कंपोस्ट जो है यह हमारे फिर खेतों में सीधा इस्तेमाल के लिए हमारे किसान भाइयों तैयार हो जाती है। केचुआ खाद से हमारे किसान भाइयों को कृषि में क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो सकता है आगे? किसान भाइयों, खास करके आज के समय में हम बात करें तो हमारी रासायनिक खादों की जगह हमारी वर्मी कंपोस्ट के इतने फ़ायदे हैं कि चूँकि इसमें स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषक तत्वें हैं उसमें से धीरे धीरे निकलती हैं, और ये पौधों को उसी तरीके से चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट निकलती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपकी नाइट्रोजन भी करीब 1.5 से 2.5% होती है, 1.25% से लेकर 2.25% फॉस्फोरस होती है, पोटाश 1 से 2% होती है, नमी 75 से 80% होती है। तो यह क्या होती है, हमें मिट्टी को, पौधों को उर्वरक क्षमता भी बढ़ाती है, पोषक तत्व भी देती है, नमी भी संयोजन में मदद करती है, और साथ में क्या होता है कि चूंकि यह हमारे मिट्टी के अवशेष से मिलता है, जिसमें जीवाश्म जो हम कहते हैं, और खास करके ऑर्गेनिक मैटर जो होता है यह भी इसमें हमारे मिट्टी में संयोजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके प्रयोग करने से, खास करके सब्जियों में आप देखेंगे कि जब हम कोई भी पौधों का रोपण करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं, तो उसमें हम साथ में जड़ों के पास जो हम उसमें ड्रिबलिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को अवश्य डालना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे पोषक तत्वों को, पौधों को ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और मिट्टी की संरचना जो कहती है इसमें कि जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के हमारे पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, नमी भी मिलती है, मिट्टी की संरचना में भी बढ़ोतरी होती है, और उससे क्या होता है, जड़ों का फैलाव अच्छा होता है, पोषक तत्वों का लेना अच्छा होता है पौधों के द्वारा, और हमारी फसल में उत्पादन, और खास करके यह भी देखा गया है कि जब हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं तो हमारे फॉस्फोरस कंटेंट जो होते हैं प्लांट्स के वो बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी देखी गई है कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से इसमें क्या होता है, पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
तो इस तरह से किसान भाइयों आप देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का हमारे खास करके बागवानी फसलों में या खेती के मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यह सरल विधि से अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि इसमें थोड़ी नमी की रहनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे आप छायादार जगह पे करें, या अगर छायादार जगह नहीं है तो इसमें पॉलीथीन आप ऊपर से डाल करके, ताकि इसकी जो नमी है वो करीब 75% के आसपास जो है वो मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसमें वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करते हैं तो आपको क्या है, इसमें आर्थिक लाभ भी होता है। बाजार भाव को अगर हम देखें तो प्रति किलोग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन 6 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। तो यह क्या है कि आप एक रोजगार का भी आपका साधन हो सकता है। और साथ में अभी जैसे हम कहते हैं कि हमारे कार्बनिक उत्पाद होने चाहिए, जैविक उत्पाद होने चाहिए, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट ही एक ऐसा साधन है जिसमें कि आप किसान भाइयों इन सभी चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। और खास करके वर्मी कंपोस्ट का जो हम उत्पादन करते हैं और आप जो ये सेवन करते हैं, जो पौधे हमारे जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी उत्पाद भी अच्छी होती है, जिससे कि हमारे इसके गुणवत्ता के कारण इसकी बाजार भाव में ज़्यादा हमारे जैविक उत्पाद का खास कर गुणवत्ता हमें उसका मुनाफा मिलता है किसान भाई। तो किसान भाई आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उससे होने वाले कृषि में आपको फ़ायदे। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई नौहार। तो कैसी लगी भौजी जानकारी? जानकारी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही उम्दा थी जतरू भाई, और हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाई ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते किसान भाई हम आपको ज़रूर बता दें कि अगर आपके पास कोई भी सलाह, कोई भी जानकारी, और अगर आपको कोई भी जानकारी ऐसी जो आपको आधी अधूरी हो ना या फिर ना समझ में आई हो, तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांचू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमेशा की तरह कार्यक्रम को जो है हम समाप्त कर रहे हैं, मगर हाँ, हमेशा की तरह हम आपको वादा करते हैं कि अगले अंक में आपके लिए वैसे ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।